गुड इवनिंग क्लास, वेलकम इन एडी क्लासेस। आज क्लास 11 की ऑफलाइन क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कन्फ्यूजन मेरी गलती वजह से कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया था, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैं रिकॉर्ड करके वीडियो आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। आज केमिस्ट्री क्लास थी। और केमिस्ट्री में पिछले टर्न पे जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, तो आपको याद होगा पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्यों हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की। सबसे पहले प्राउड का हाइपोथेसिस पढ़ा था, उसके बाद डोबेनाइनर का टाइड प्रिंसिपल पढ़ा था, उसके बाद न्यूलैंड का ऑक्टेवियस लॉस पढ़ा था। तो फिर मेंडलीफ का पुराना वाला और मॉडिफाइड पढ़ा था, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। तो आपको याद होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो एस पी डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड थी। तो ये एस पी डी एफ कहाँ से आते थे। इसके अलावा अब जो चैप्टर में पढ़ना है वो एक चीज़ और पढ़नी है, जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में भी पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये सब पढ़ने के लिए हमको पहले आपको जो चैप्टर सेकंड का जो एक कॉन्सेप्ट था, या चैप्टर सेकंड में जो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर थर्ड है। चैप्टर सेकंड अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम थे, इसलिए मैंने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया। थर्ड चैप्टर आ रहा है, तो उसमें चैप्टर सेकंड में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसका यूज़ होगा आगे जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या होती है ये हम लोग समझते हैं पहले। तो देखिए, पिछले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स थे, आपको पता है एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो इसके पहले के स्ट्रक्चर थे उसमें ये बताया गया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक्चुअली ये जो थ्योरी थी, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार से अरेंज रहते हैं एटम के अंदर, इस बारे में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सबसे पहले कई साइंटिस्टों ने अपने स्ट्रक्चर्स दिए। उसमें थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, बोस मॉडल आया था। तो ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इस यहाँ पर भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेन जो टॉपिक है वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, चैप्टर सेकंड का। ये भी दिया गया, लेकिन चूँकि ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अगर इनका एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो ये आसानी से रिकॉल हो जाएंगे। एक्चुअली जो इसके पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स या एटॉमिक थ्योरी थी वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड थी। किस नेचर पे बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे। अभी जो मॉडर्न थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। वो पार्टिकल नेचर पर बेस्ड थी, ये वेव नेचर पर बेस्ड है। पार्टिकल नेचर पर आपके बाकी पुराने जो मॉडल हैं, एटॉमिक मॉडल, चाहे थॉमसन का है चाहे रदरफोर्ड, वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड था। हमें पहले से ही पता है कि जो लाइट है वो एक प्रकार का ड्यूल नेचर शो करती है। ड्यूल नेचर का मतलब होता है लाइट दो प्रकार के नेचर शो करती है। कौन कौन से नेचर शो करती है? तो पहला नेचर शो करती है पार्टिकल नेचर, और दूसरा नेचर शो करती है वेव नेचर। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों प्रकार के नेचर शो करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है तो वो वेव की फॉर्म में चलता है, और आपको पता है वेव कुछ इस प्रकार की हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। तो एक टाइम पीरियड में वेव द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वेवलेंथ कहते हैं।
तो सबसे पहले मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में अगर ये कॉन्सेप्ट निकल के आए कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, तो उसका मतलब उसके पास लैम्डा होगा, मतलब वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ को सबसे पहले उसका फॉर्मूला किसने डिस्क्राइब किया था? तो उन साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगली। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? डी ब्रॉगली ने, देखिए, डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जिनका मास बहुत ही ज़्यादा लो होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, कौन कौन से स्मॉल पार्टिकल्स हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये वेव के फॉर्म में, ये वेव नेचर शो करते हैं। ये वेव जब ये मूव करते हैं तो किस फॉर्म में मूव करते हैं? वेव के तरीके मूव करते हैं, वेव बनाते हुए चलते हैं। अगर ये वेव बनाते हुए चलते हैं तो इनकी वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ इन्होंने कैसे निकाला? अगर सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन है, वो अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा होता तो उसकी एनर्जी की कुछ वैल्यू होती, और वो उस एनर्जी की वैल्यू आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन से निकाला जाता है, E=mc²। ये एनर्जी पार्टिकल नेचर पर। वही इलेक्ट्रॉन जब वेव नेचर शो करता तब उसकी एनर्जी कितनी होती? तो जब वेव नेचर शो करता तो उसकी एनर्जी हो जाती h², जहाँ पर h क्या है? तो h हमारा है प्लांक कांस्टेंट। h को कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। तो जो रेडिएशंस होते हैं वो पैकेट के फॉर्म में आते हैं। जैसे सन से अगर, जैसे ये सन है, तो सन से अगर लाइट आ रही है तो वो कैसे आ रही है? पैकेट के फॉर्म में आ रही है। ये ऐसे पैकेट हैं, ये पैकेट के फॉर्म में आ रही। और जो पैकेट की एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? उसकी फ्रिक्वेंसी, जहाँ न्यू, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको न्यू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतनी हाई एनर्जी होगी, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का बनाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। अब हमको पता है कि जो एनर्जी होती है वो ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन जो होता है उसकी हेल्प से ये जो एनर्जी वो सेम होगी। अगर सेम होगी तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में mc² किसके इक्वल लिख सकते हैं? h न्यू। अब न्यू की वैल्यू c/λ होती है। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ भी ये रिलेशन होता है, ये आप आगे क्लासेस पढ़ेंगे, जहाँ c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर और वैक्यूम में होती है। अगर हम न्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो mc² हो जाएगा h c/λ, c से c कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h/mc। यहाँ पर c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाइक पार्टिकल हैं तो ये जो मूव करते हैं तो इनकी भी वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट ही होता है। लेकिन कोई अदर पार्टिकल, तो अगर हम लेट कर लें, लेट v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अदर स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी जैसी होती है, वो लाइट के जैसा चलता है। तो अगर v वेलोसिटी ऑफ अदर स्मॉल पार्टिकल्स ले लें तो जहाँ पे c वहाँ पे v लिख सकते हैं, तो h/mv हो जाएगा। और हमें पता है कि mv क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लीनियर मोमेंटम। तो mv को कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लोग p से डिनोट कर सकते हैं।
तो यहाँ से लैम्डा का एक फॉर्मूला बन गया h/p या h/mv। यहाँ से लैम्डा का ये फॉर्मूला बन गया। ये जो लैम्डा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लैम्डा को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये लैम्डा हमारा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको कहा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब ये इक्वेशन हमको ये बता रहा है कि अगर मास हमारा बहुत ही स्मॉल है तो लैम्डा की वैल्यू बहुत हाई होगी, यदि मास हमारा बहुत हाई है तो लैम्डा की वैल्यू बहुत लो होगी, लगभग 0। जैसे कि ये स्केच पेन है, अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो फिर ये वेव की तरीके नहीं हमको दिख रहा। क्यों? क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसका मास बहुत हाई है, तो लैम्डा इसका नियर अबाउट 0 हो जाएगा। मतलब हमको ये जब चलेगा, मूव करेगा, तो हमको वेव बनती हुई दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसे मोशन कर रहा है इस प्रकार से, ये पार्टिकल अगर ऐसे इस प्रकार से मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से काफ़ी हाई है, और अगर मास ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा, इसलिए वेव नेचर हमको शो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास बहुत कम होता है, क्योंकि स्मॉल मास होने की वजह से इनके पास लैम्डा होता है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ को समझ पा रहा हूँ। ये आप लोग को मैंने बताया। आई होप कि आप लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्लियर हो गया होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंप्लीट करने के बाद हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, उसकी वेवलेंथ इतनी होती है h/mv। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं, जो कि आपको आगे कराए जाएंगे। इसके बाद ज़रा समझिएगा, डी ब्रॉगली ने जब ये वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल दिया तो उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो कुछ पोस्टुलेट्स थे वो कैसे डिसाइड हुए उसको अब हम लोग समझते हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे उसको डिसाइड करने के लिए कई साइंटिस्टों ने काफ़ी मेहनत की। उसमें से पहले तो आप जान ही गए हैं, एक डी ब्रॉगली, एक हम लोग को पढ़ना होगा अभी हाइजेनबर्ग, हुंडल एक साइंटिस्ट थे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर। तो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है MAT, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, उसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो कि श्रोडिंगर, इन सब साइंटिस्ट ने मिल के दिया था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा श्रोडिंगर ने एक अपनी इक्वेशन की हेल्प से ये सारे पॉइंट बताए। तो उसमें से मैं एक एक करके आपको पॉइंट बताता हूँ। तो पहला तो ये था कि जो एटम है उसके 2 पार्ट होते हैं। एटम हैज़ 2 पार्ट। पहले भी यही होता था, अभी भी यही है। एटम के 2 पार्ट होते हैं। पहले जो पार्ट होता था उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते थे। इसमें भी फर्स्ट पार्ट को न्यूक्लियस कहा गया है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जो दूसरा पार्ट था उसमें कहा गया था, पिछला जो मॉडल पढ़ के आते हैं उसमें कहा जाता था कि सर्कुलर ऑर्बिट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जाएगा कि एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3D एरिया है। 3D एरिया मतलब 3 डायमेंशनल एरिया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और उसको क्या कहते हैं, उस एरिया को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। उस एरिया को नाम दिया ऑर्बिटल। क्या नाम दिया? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम
कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के। पहला ऑर्बिटल है s, दूसरा है p, तीसरा है d और चौथा है f। s जो ऑर्बिटल होता है, इसकी जो शेप है वो है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप ऐसे। जो p ऑर्बिटल है उसकी जो शेप है वो है डम्बल। इस प्रकार से जो d ऑर्बिटल है उसकी जो शेप है वो है डबल डम्बल। और इसकी जो शेप है वो है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स शेप है जिसको हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते। तो ये जो शेप है वो मैंने आपको बताया, ये ऑर्बिटल्स की शेप है। इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में। शेल किससे मिलके बनता है? सब शेल से। और सब शेल किससे मिलके बनता है? ऑर्बिटल से। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? ऑर्बिटल में। तो देखिए ऑर्बिटल से क्या बनता है? सब शेल। और सब शेल से क्या बनता है? सेल। ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 4, s, p, d, f। तो सब शेल भी कितने टाइप के होते हैं? 4, s, p, d और f। तो सेल जो होते हैं वो आपको पता है, आपने थोड़ा पढ़ा भी है, K-L-M-N ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ये शेल होती हैं। तो ऑर्बिटल से मिलकर बनता है सब सेल और सब सेल से मिलकर बनता है सेल। अब थर्ड वाला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो सब सेल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो सब सेल किससे मिलके बनता है? अभी आपने समझा, जो सब सेल है वो मिलके बनता है ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स मिलके बनता है सब सेल से मिलके बनता है सेल। अब अगर हम बात करें एस सब सेल की, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब सेल और फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिटल। तो सब सेल की बात करें तो अगर एस सब सेल की बात करें तो वो एक ऑर्बिटल से मिलके बनेगा जिसका नाम है एस ऑर्बिटल। अगर मैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। कैसे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन? एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। तो S2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं लिख रहा हूँ p सब सेल। तो p सब सेल कितने ऑर्बिटल से मिलके बनता है? तो p जो सब सेल है वो 3 ऑर्बिटल से मिलके बनता है। एक px, एक py और एक pz। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6, क्योंकि आपको पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं p में? 6। इसके बाद कर लेते हैं d टोटल। d सब सेल कितने ऑर्बिटल से मिलके बनता है? तो d